Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT Classes. Dear student, आज मैं इस चैनल पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में पूरा डिटेल में विवरण दूंगा। उसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर बनेगा, क्या पैटर्न है, उन सभी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए समय बर्बाद ना करें, आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। देखिए बच्चों, आपकी यूपी पुलिस की, जैसा कि बोर्ड पे लिखा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिसका नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है 27 दिसंबर से, 27/12/2023 से, जिसका लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। तो अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया है वो जाकर अप्लाई कर दें। अब कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूँगा। तो कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए। तो मेल के लिए और फीमेल के लिए, मेल के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, फीमेल के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो कौन कौन से बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हाइट। मेल की हाइट 168 सेंटीमीटर जिसकी होगी वही अप्लाई कर सकता है, जनरल, ओबीसी और एससी। और एसटी के लिए है, ये जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है और एससी के लिए है। और जो एसटी होते हैं उनकी हाइट में यूपी पुलिस की वैकेंसी में 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, तो वो 160 सेंटीमीटर अगर उनकी हाइट होगी तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट में मेल के कंपेयर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। तो फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर अगर है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। जैसे अभी मेल में जनरल, ओबीसी और एससी वाले, और एसटी के लिए इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स 147 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो अप्लाई कर सकती है। उसके बाद मेल के लिए एक क्राइटेरिया और है, चेस्ट के लिए है। चेस्ट अगर आपका 79 से 84 सेंटीमीटर का है तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन होगा। अगर इससे कम है तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर के लिए। और उसके बाद उन्होंने फिजिकल टेस्ट का एक रिक्वायरमेंट रखा हुआ है। फिजिकल टेस्ट क्या है, रनिंग की बात होती है। तो जरा देखिए, रनिंग आपका जो दौड़ है, रनिंग बोले तो दौड़, आपका जो दौड़ है वो होना चाहिए। क्राइटेरिया है, क्या है दौड़, 4.8 किलोमीटर की रेस है 25 मिनट में मेल के लिए। तो जो मेल है 25 मिनट में 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर की रनिंग करेंगे। और जो फीमेल है उनके लिए 2.4 किमी की रेस है और ये है आपकी 15 मिनट में। 15 मिनट में फीमेल की रेस 2.4 किलोमीटर की, 14 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में नहीं, 14 मिनट में है। 14 मिनट में उन्होंने 2.4 किमी की रेस गर्ल्स के लिए रखी है। तो एक क्राइटेरिया अगर आप पूरा करेंगे, फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बाकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है, चेस्ट है, हाइट है, ये सब तो बदला नहीं जा सकता है, तो ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी जिन्होंने फॉर्म नहीं अप्लाई किया वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस का। तो रनिंग फिजिकल प्रोसेस तो है ही, मेजरमेंट, उसके अलावा सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। रिटन एग्जाम की हम बात करते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, रिटन एग्जाम की बात करते हैं। तो जो रिटन एग्जाम होगा आपका वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। फिजिकल रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करते हैं तो, अगर रनिंग आप कंप्लीट करते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट, मेडिकल फिट बैठते हैं, तो रिटन एग्जाम पर ही आपकी मेरिट बननी है। तो समझिए क्या होना है, रिटन एग्जाम 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का 2 आवर का आपका पेपर होगा और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न होंगे और पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। यानी आप 150 क्वेश्चन में 15 दूना 30, 300 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये 300 नंबर का आपका 2 घंटे का पेपर होगा। अब इसमें हर एक गलत क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा। वो आपके प्रति प्रश्न की 1/4
भाग का होगा, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक, निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मतलब ऋणात्मक अंक है। अगर 1/4 दो नंबर का काटा जाएगा तो 2/4 बराबर 0.5 अंक, मतलब आधा नंबर आपका काटा जाएगा निगेटिव नंबर पर। मतलब अगर निगेटिव आप गलत आंसर देते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक गलत देंगे, आपका आधा नंबर कट जाएगा। इसलिए पेपर देते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि निगेटिव नंबर न आए, मतलब गलत क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें, जो आपको श्योर हो वही करें। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इनके सिलेबस के पैटर्न पे। ये 300 नंबर 150 क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो समझिए इस बात को। आपका 4 सेक्शन में पेपर होगा। ठीक है, तो 4 सेक्शन में मैं स्टार्ट करता हूं। पहला आपका जीके होगा, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका 38 क्वेश्चन आने वाला है। 38 क्वेश्चन आपका सामान्य ज्ञान से होगा। दूसरा, मैं इनके बारे में डिटेल में भी बात करता हूँ। दूसरा आपका होगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी, जनरल हिंदी बोले तो सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में क्या आने वाला है, कितने नंबर के आने वाले हैं, 37 क्वेश्चन सामान्य हिंदी में आने वाले हैं। ठीक है, इधर देखिए। उसके बाद बात करते हैं मैथ्स की। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ्स ही नाम का ये यूनिट है, नहीं। इन्होंने बाकायदे नोटिफिकेशन में लिखा है, मैथ्स को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड करके दिया है। तो मैथ्स ही, मैथ्स के साथ साथ इस सेक्शन में मेंटल एबिलिटी, मैथ्स को न्यूमेरिकल के नाम से दिया है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी क्या है, मैथ को उन्होंने नाम जो दिया है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल मतलब संख्यात्मक, संख्यात्मक। ये संख्यात्मक का मतलब कुछ और नहीं, मैथ्स की ही बात की गई है कि मैथ में क्या आएगा। और मेंटल एबिलिटी का मतलब है मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता लिखा हुआ है, जो आप नोटिफिकेशन में सीधे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो मानसिक योग्यता और मैथ दोनों मिलाकर ये सेक्शन बनाया गया है। और ये टोटल 38 मार्क्स का आने वाला, 38 क्वेश्चन का आने वाला है। इसमें भी 38 रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोनों सेक्शन से, जीके और मैथ वाले सेक्शन से 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन 38 क्वेश्चन में प्योर मैथ्स ही नहीं है, मेंटल एबिलिटी भी है। अब मेंटल एबिलिटी मैथ्स में सिलेबस क्या है, तो ये सब मैं अभी आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। और चौथा सेक्शन जो है आपका, वो है रीजनिंग, जिसको आप बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, चौथा सेक्शन रीजनिंग का है। और रीजनिंग की जो कहानी है बच्चों, उसमें भी 37 क्वेश्चन आने वाला है। तो रीजनिंग और सामान्य हिंदी में 37 और जीके और मैथ्स में 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब रीजनिंग का भी उन्होंने बाकायदे डिटेल में दिया है कि रीजनिंग 3 सेक्शन में उन्होंने डिवाइड किया है तो प्योर रीजनिंग ही, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। क्या एक्स्ट्रा है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो मैं रफ करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर में बात करता हूँ। रीजनिंग को उन्होंने किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब से रीजनिंग के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन दूंगा, जो आपको किसी वीडियो लेक्चर में नहीं मिलने वाला है। सीधे सीधे मैथ और रीजनिंग नाम लिखे वो बता दे रहे हैं। तो मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर रीजनिंग में। जरा देखिए, जो रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, इसको उन्होंने 3 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड करके बताया है, और तीनों का अलग अलग मतलब है। समझिए, पहले का नाम मतलब है मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड। अब आप कहेंगे मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, तो इसको बोलते हैं मानसिक अभिरुचि। अभी इसका मतलब भी मैं बता रहा हूँ, मानसिक अभिरुचि। उसके बाद दूसरा IQ, इसका नाम है बुद्धि लब्धि। बुद्धि आपकी चेक करेंगे, बुद्धि लब्धि इस टॉपिक में आने वाला, रीजनिंग का ही पार्ट है। और लब्धि, उसके बाद रीजनिंग को उन्होंने, रीजनिंग को अलग से ही केवल एक रीजनिंग पार्ट दिया है, रीजनिंग। तो रीजनिंग की जो बात किया है, एक मिनट, लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। लॉजिकल रीजनिंग के नाम से उन्होंने दिया है
तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग कट रहा है क्या? लॉजिकल रीजनिंग दरअसल उन्होंने अलग से लिखा हुआ है, आईक्यू को अलग से डिटेल में दिया हुआ है, मेंटल एप्टीट्यूड को अलग से डिटेल में ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके सिलेबस में दिया हुआ है। ये दोनों मिलाकर तो एक ही चीज़ है, रीजनिंग के ही पार्ट है, लेकिन इसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कशन करूँगा इसमें क्या है। तो मैं स्टार्ट करूँगा मैथ से ही, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैथ और रीजनिंग से स्टार्ट करूँगा। आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या आएगा, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग, मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे वीडियो लेक्चर मिलने वाला है, जो मैं वीडियो दूंगा। आज से स्टार्ट हो जाइए, आपको डेली कुछ न कुछ का वीडियो लेक्चर मिल ही जाएंगे, और एग्ज़ाम से पहले, बहुत पहले रिवीजन भी हो जाएगा और सिलेबस को मैं कंप्लीट भी कर दूंगा। तो चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, बिल्कुल फ्री लेक्चर रहेगा, तो आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और आप देखिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर रिजल्ट भी देंगे और सिलेक्शन भी होगा, बस आप इस पर रेगुलर बने रहिए। तो मैं बात करना चाहता हूँ आगे मैथ की। मैथ का सिलेबस क्या है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, और इसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन के अलावा जो मार्क्स हैं, कितने चैप्टर का कितना वेटेज हो सकता है, प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पे मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि जो भी मार्क्स होते हैं पिछले पुराने आए हुए, जितनी भी यूपी पुलिस की वैकेंसी हुई उसी के आधार पे आधारित करके बनाए जाते हैं। तो कितने मार्क्स के पिछले सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के आधार पे मैंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड किया, उसी पे मैं डिस्कस करूंगा कितने नंबर का आ सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आप गेस कर सकते हैं कितने नंबर का आता है, क्या किया जाता है क्या नहीं, इसके बारे में बात करूँगा। तो मैथ्स की बात करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको बोलते हैं संख्या पद्धति, और इस पे आधारित 2 प्रश्न आ सकते हैं। संख्या पद्धति पे आधारित 2 प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है HCF प्लस LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तन, लघुत्तम समापवर्तन। ठीक है, HCF और LCM, इस पर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक HCF से एक LCM से। डायरेक्टली उन्होंने नोटिफिकेशन में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ। दूसरा बात करते हैं दशमलव और भिन्न पे एवं भिन्न। दशमलव और भिन्न का मतलब है डेसिमल एंड फ्रैक्शन। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये तीसरा चैप्टर है आपका। और ये भिन्न और दशमलव, दशमलव पर डेसिमल से हो सकता है क्वेश्चन ना भी आए, आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। 0 से 1 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन पे आधारित एक प्रश्न जरूर रहे, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, चौथा चैप्टर आपका सरलीकरण है। सरलीकरण है, इसको इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये कैलकुलेशन पे आधारित है। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा और इस पे क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ठीक है, कितने क्वेश्चन बनेंगे इस पे? 1 क्वेश्चन बनेगा सिंप्लीफिकेशन पे। उसके बाद मैं बात करता हूँ अगला चैप्टर, अगर नीचे नहीं आएगा तो बता दीजिए। अगला चैप्टर मैं बात करता हूँ जो घातांक एवं करणिक है। घातांक एवं करणिक है, तो देखो इसको मैंने अलग से डिसाइड कर दिया है, तो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट, लेकिन मैंने इसको अलग से बना दिया है। वो नॉर्मल कैलकुलेशन पे है। इसमें घातांक और करणी, मतलब इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इसको पावर एंड सर्ट्स। घातांक एवं करणी, पावर एंड सर्ट्स पे आधारित प्रश्न होंगे। इसमें भी 1 प्रश्न रहेगा। तो आप अगर अलग से चैप्टर नहीं देखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में अगर दोनों को डाल देते हैं तो 2 क्वेश्चन। और मैंने सिंपल कैलकुलेशन के लिए अलग से और घातांक और करणी के लिए अलग से चैप्टर की बात की है। तो ये आपके 5 चैप्टर हैं। ये अगर आपको दिख रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है, मैं इसको रब करके अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर दिख रहा है भाई। चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, ये है साझेदारी। साझेदारी, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पर आधारित प्रश्न जो होंगे वो होने वाले हैं इसमें। ठीक है,
उसके बाद चैप्टर 6-7 मिक्सचर पे मतलब मिश्रण पे आधारित प्रश्न जो बनते हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 प्रतिशत पे आधारित प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9, दोनों एक ही में मैं कंबाइन करके बता दे रहा हूँ, है तो अलग अलग चैप्टर, लेकिन दोनों को मैं एक ही में करके बता दे रहा हूँ क्योंकि एक ही दो लेक्चर में मैं इन दोनों को कंप्लीट करूँगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों पे आधारित प्रश्न। तो चक्रवृद्धि सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI पे आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर चलिए अलग अलग कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 की मैं बात करता हूँ। ये बेटा आपका एवरेज पर बेस है। एवरेज बोले तो हिंदी में उसको बोलते हैं औसत पर आधारित प्रश्न रहेगा। चैप्टर नंबर 12 जो है वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मतलब छूट एवं बट्टा पे, ये समझिए, छूट पर क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि पर। अभी मैं इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है, पहले लिख देता हूँ उसके बाद बताता हूँ। चैप्टर नंबर 14 की बात करता हूँ, ठीक है। पहले इनके मार्क्स की बात करता हूँ। साझेदारी पर एक प्रश्न, मिक्सर पे हो सकता है एक भी प्रश्न ना बने, कभी कभी किसी सत्र में एक भी प्रश्न नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, किसी वैकेंसी में एक प्रश्न आया है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट से 1, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1, औसत से 1 +2 कर सकते हैं आप, एक और कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज को मिलाकर दूसरे चैप्टर में इन्वॉल्व किया जा सकता है, दूसरे चैप्टर को मिक्स करके एवरेज पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। डिस्काउंट पे 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक दिख रहा है आपको, सब लोगों को दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे मैं बात करना चाहता हूँ इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, या जहाँ से नहीं दिखेगा फिर मैं रफ कर दूंगा, ठीक है। बताइएगा आप लोग नीचे, आप टाइम एंड वर्क, समय, काम और समय पर आधारित, समय और काम पर आधारित प्रश्न मिल जाएंगे। इस पे कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 1 क्वेश्चन मिलेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, बहुत स्टैंडर्ड हार्ड नहीं रहेगा। उसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस मतलब चाल, समय और दूरी पर आधारित प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। चाल, समय, दूरी, इस पर तो 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, समझिए 2 क्वेश्चन या 3, 02 से 03 इतने क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें नाव और धारा पर प्रश्न बनाया जा सकता है, बोट एंड स्ट्रीम पर क्वेश्चन बनेगा, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न होंगे, ट्रेन पे होगा, इसलिए इस पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ तक के चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, 15 चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद एडवांस मैथ में इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बस एक चैप्टर की बात की है, मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन पे 2 से 3, समझिए 2 से 3 क्यों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एडवांस मैथ के नाम पर केवल मेंसुरेशन की बात की है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर नंबर 17, ये कोई चैप्टर नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन पे DI पर भी क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। डेटा इंटरप्रिटेशन पे DI पे 1 क्वेश्चन आपको मिल सकता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, उन्होंने साफ लिखा यूज ऑफ टेबल मतलब सारणी के प्रयोग पर आधारित, सारणी के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, और उसी में उन्होंने ग्राफ की बात की है,
उनके ग्राफ पर आधारित प्रश्न। प्लस ग्राफ का मतलब यूज ऑफ टेबल और ग्राफ, ठीक है। ग्राफ पे आधारित प्रश्न आपको एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 की बात की है उन्होंने, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब संख्या पे आधारित प्रश्न की बात की है, और मिसलेनियस विविध उन्होंने दे रखा है। विविध मतलब संख्या पे आधारित और विशेष प्रकार के जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे उन पर बात की। तो ये मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपके सामने लिखा है, वो केवल मैथ्स का है। उन्होंने 2 पार्ट में मैथ्स को डिवाइड करके रखा हुआ सिलेबस में, ये मैथ्स हो गया, और मैथ्स के अलावा मैंने अभी मेंटल एबिलिटी की बात की, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इसको वो लोग संख्यात्मक योग्यता बोलते हैं, संख्यात्मक योग्यता बोलते हैं। तो संख्यात्मक योग्यता में कौन कौन सा है, इंग्लिश में उसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। इसमें कुल कितने चैप्टर आ गए आपके, 19 चैप्टर आ गए न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि दूसरा क्या है, इसको रफ करें तो बात करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे आप लोग, और नहीं लिए तो ले लिए, अब रफ हो ही गया है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के अलावा मेंटल एबिलिटी क्या है। तो देखिए, मेंटल एबिलिटी का मतलब कुछ अलग से नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ रीजनिंग, ये रीजनिंग का ही पार्ट है। लेकिन मैथ्स में इन्होंने क ख करके ए और बी 2 पार्ट में करके दिया हुआ है। तो ये क्या पार्ट है, इसमें क्या आने वाला है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैथ के भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो और रीजनिंग के भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन करके मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन बनाया जाएगा। हो सकता है केवल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हो, लेकिन हायर मैथमेटिकल अप्रोच हो या मैथमेटिक्स और रीजनिंग का इन्वॉल्वमेंट किया जाए तो मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। समझ में आया, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन कहलाएंगे। क्लियर हुआ। जैसे उसमें कौन कौन से हैं, लॉजिकल डायग्राम पर आधारित, मतलब जो डायग्राम रहते हैं वर्बल और नॉन वर्बल, आपने सुना होगा। तो जो नॉन वर्बल होते हैं जिसमें वर्ड नहीं होता, डायग्राम पे आधारित, लॉजिकल डायग्राम पे आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट उन्होंने लिखा हुआ है, डायरेक्शन टेस्ट हो सकता है, दिशा और उस पर कैलकुलेशन पे, दिशा और उसके ज्ञान पे आधारित प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब शब्द रचना पे आधारित प्रश्न बन सकते हैं, शब्द रचना पे आधारित, जिसमें कैलकुलेशन भी हो सकता है थोड़ा बहुत मैथमेटिकल। उसके अलावा लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, लेटर फॉर्मेशन पे हो सकता है, नंबर्स पे हो सकता है, सीरीज पे हो सकता है, नंबर्स, इस सीरीज प्लस नंबर्स लिखने का मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट जिसमें नंबर्स के सीरीज हो। लेटर टेस्ट हो सकता है। तो रीजनिंग का ही पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्रोच हाई होता है, वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 76 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। 76 मार्क्स का 300 में से 76 नंबर आपको मैथ्स और मेंटल एबिलिटी टेस्ट देगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग नहीं, अब मैं सीधे आता हूँ हिंदी पे, जनरल हिंदी पे, उसके बाद रीजनिंग पे चलूँगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूँ सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी, तो अब हिंदी को हिंदी में ही लिखा जाए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हिंदी ही सब्जेक्ट है। तो सामान्य हिंदी 37 क्वेश्चन देने वाला है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ये 74 नंबर आपको 300 में देने वाला है। उन्होंने सामान्य हिंदी को 6 सेक्शन में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से सेक्शन है, 6 सेक्शन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। पहला 6 सेक्शन में डिसाइड किया है उन लोगों ने। पहला जो सेक्शन है, हिंदी भाषा क्या है, हिंदी एवं एंड भारत की अन्य भाषाएं, भारत की अन्य भाषाएं, मतलब भाषा के बारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। हिंदी भाषा का इतिहास कब हुआ, हिंदी भाषा का इतिहास कब हुआ, हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसा रहा, हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे रहा, और भारत की अन्य भाषाएं हिंदी से कैसे रिलेटेड हैं और उनका डेवलपमेंट क्या रहा है। तो पहला सेक्शन ऑलरेडी उन्होंने लिखा है, चलिए मैं व्हाइट कलर से लिखता हूँ।
उसके बाद दूसरा उन्होंने लिखा है हिंदी व्याकरण का, साफ साफ लिखा है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, का मौलिक ज्ञान, मतलब हिंदी व्याकरण पे बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक ठाक ध्यान से सुनिएगा, सबसे लंबा पोर्शन यही होगा, पूरा व्याकरण, हिंदी का जो पूरा व्याकरण है उसमें सामान्य लेवल, मौलिक ज्ञान का मतलब बहुत स्टैंडर्ड नहीं, सामान्य लेवल पे जो भी व्याकरण में आते हैं सब आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तद्भव, तत्सम, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी पर आधारित कारक, विभक्ति, जितने भी लिंग, वचन, जितने भी व्याकरण के पोर्शन हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वो सब के सब आने वाली हैं इसमें। ये अप्रॉक्सीमेट आपको इससे आधारित 22 से 25 क्वेश्चन देख सकते हैं। और इस पर पहले दूसरे वाले की मैं बात कर रहा हूँ, पहले वाले सेक्शन पे 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उसमें आप उठा के देखिए, 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें 22 से 25, तो सबसे ज़्यादा समय हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान पर देना है। समझ में आया? उसके बाद मैं बात करता हूँ तीसरा सेक्शन, ये है अपठित गद्यांश की बात किया गया है। अपठित बोध, जो आप पढ़े नहीं रहते हैं, पैराग्राफ रहेगा, उस पर एक बढ़िया सा अपठित गद्यांश रहेगा, उस गद्य को पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्न की क्वेश्चन दीजिए। कितने को नंबर का कितने क्वेश्चन आएगा? 3 से 4। ये आसान रहता है, आप पढ़िए 2 मिनट के अंदर उस पर कैलकुलेट, सीधे उसको पढ़िए, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन को करिए। ठीक है। उसके बाद चौथा, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध कवि, लेखक, जो भी फेमस के कवि हैं, एक तरफ से पढ़ने लगेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा कितने कवि लेखक हैं, इतना समय है नहीं। उन्होंने फरवरी में एग्ज़ाम की डेट दे रखी है, लेकिन फरवरी के लास्ट फरवरी या मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते तक में हो सकता है, मतलब फरवरी लास्ट से मार्च के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। उन्होंने फरवरी दे रखा है डेट, लेकिन लास्ट फरवरी के आसपास ही एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है। प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएँ, उनकी रचना, उनकी जो रचनाएँ हैं वो भी पूछी जा सकती हैं कि ये किस कवि की या किस लेखक के द्वारा लिखी गई रचना है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। इस पे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनेंगे, मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है। उसके बाद 5वें की मैं बात करता हूँ। 5वां, हिंदी भाषा में पुरस्कार, हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके मैं पुरस्कार की बात करता हूँ। हिंदी भाषा में पुरस्कार, तो हिंदी भाषा के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है उसमें पुरस्कार दिए गए हैं। तो जो पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से किसको दिए गए हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना ही, ये आपका 5वां सेक्शन है। ठीक है। नीचे देख रहा भाई, 6वां उन्होंने विविध के नाम से दे रखा है। विविध मतलब मिसलेनियस, मतलब हिंदी की और भी छोटी छोटी चीज़ें जो हिंदी के बारे में हैं उस पर एक छोटे मोटे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका हिंदी पूरा का पूरा होल सिलेबस हो गया है। ये 37 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। मुझे लगता है आप ब्रीफ में समझ चुके होंगे हिंदी के बारे में। हाँ, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रफ करता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा, अब आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, मैथ में मेंटल एबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं जीके की, जनरल नॉलेज की। तो देखिए, जनरल नॉलेज तो बहुत बड़ा फील्ड है, इसका कोई अंत नहीं होता। फिर भी पर्टिकुलर आपको क्या क्या पढ़ना, उन्होंने जो स्पेशली फोकस किया है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप कौन कौन सा सिलेबस है उसके मैं बारे में बात कर लेता हूँ, क्या क्या आप पढ़ लीजिए। पहली बात तो इतिहास, सामान्य ज्ञान है ये, इतिहास और फ्रीडम मूवमेंट पढ़ लीजिए। मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट मतलब आज़ादी के समय जो मूवमेंट हुए उसके बारे में देख लीजिए। और इतिहास में तो तीनों की बात करता हूँ। एंशिएंट मतलब प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा मॉडर्न बोले तो आधुनिक भारत का इतिहास। इतना आप पढ़ लीजिए जीएस में। ठीक है। हिस्ट्री में दूसरा जियोग्राफी,
जियोग्राफी पर, जियोग्राफी मतलब भूगोल, भारत का प्लस विश्व का, दोनों का उन्होंने दिया है। भारत और विश्व का भूगोल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देख लीजिए आप, उसको पढ़ लीजिए, भारत और विश्व का। तीसरा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान पे आपको भौतिक विज्ञान, जनरल साइंस के नाम से, रसायन विज्ञान प्लस जीव विज्ञान, दिख रहा है भाई कैमरे में, प्लस जो आविष्कार और खोज हैं, वैज्ञानिकों के आविष्कार और खोज, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो वैज्ञानिकों की खोज और आविष्कार हैं, खोज आविष्कार के जो हुए हैं उनके नाम, तो ये तो आपको सामान्य विज्ञान में पढ़ने हैं। उसके बाद अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिए, बहुत है, ठीक है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, प्लस पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी मतलब राजनीति, इंडियन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए, संविधान, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं रफ करता हूं, ठीक है, ठीक है। स्पेशली और क्या क्या पढ़नी है, ये सब तो जीएस में जनरली जनरल नॉलेज में आते ही हैं, तो जनरल नॉलेज के जो है वो तो ठीक है। स्पेशली उन्होंने किस पे फोकस और किया है, छठवीं बात कृषि, कृषि पर प्लस व्यापार पे, क्या हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, भारतीय व्यापार के क्या नियम है, कृषि क्या है, उन सब के बारे में। उसके बाद यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में पढ़ लीजिए। अब तो पीसीएस में एक सब्जेक्ट ही हो गया है, मेन सब्जेक्ट की जगह यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल पर बहुत विशेष फोकस करिएगा। उत्तर प्रदेश का स्पेशल क्या है उसके बारे में पढ़िएगा। मानवाधिकार, मानवाधिकार के क्या रूल राइट्स हैं, इन सब के बारे में, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। उसके अलावा करंट इवेंट, करंट इवेंट बोले तो करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर क्या होता है, करंट इवेंट का मतलब करंट अफेयर ही है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद भारत के सभी आविष्कार खोज कि किस वैज्ञानिक ने क्या बनाया क्या नहीं, भारत में कौन सबसे प्रथम, महिला पुरुष, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लूसेंट में आपको लास्ट में मिल जाएंगी, इनके बारे में भी पढ़ना है। सबसे पहले कौन राष्ट्रपति हुआ, सबसे पहले कौन प्रधानमंत्री हुआ, कौन प्रथम महिला न्यायाधीश हुई, तो ये सब चीज़ें हैं, प्रथम के बारे में उन्होंने दे रखा है, तो वो सब आपको इंडिया में वो सब आपको पढ़ना है। तो ये आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया, जीएस का पोर्शन हो गया, जिसमें 38 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का और 76 नंबर आपको दे के जाएगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग पूरा वही कंप्लीट रीजनिंग है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है तो रीजनिंग ही, लेकिन एक चीज़ स्पेशल है जिस पर लोगों ने फोकस नहीं किया, उस पर आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। रीजनिंग पोर्शन में, रीजनिंग पोर्शन में उन्होंने 37 क्वेश्चन का वेटेज रखा है, दो नंबर का एक क्वेश्चन, तो 74 नंबर आपको ये पोर्शन दे के जाएगा। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका सिलेबस जो डिजाइंड है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो पहला वाला जो सिलेबस है उसका नाम है मेंटल, जिसको मैंने बाद में बताया, मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड, इसको बोलते हैं मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले आप समझ लीजिए मानसिक अभिरुचि में आपको। और दूसरा है आईक्यू, आईक्यू मतलब बुद्धिलब्धि परीक्षण, ठीक है। और तीसरा रीजनिंग के नाम से उन्होंने दे रखा है, तो मैं इन तीनों की मैं बात करता हूँ। देखिए, मानसिक अभिरुचि कोई रीजनिंग का पार्ट नहीं है, ये केवल थिंकिंग स्किल की बात है। और मानसिक अभिरुचि में जो भी टॉपिक है ये आपके मनुष्य के जीवन में होने वाली शैली पर आधारित प्रश्न बनाए जाएंगे, जैसे पुलिस सिस्टम क्या है, महिलाओं का अधिकार क्या है, उस पर आधारित प्रश्न,
अल्पसंख्यकों पर अधिकार, अल्पाधिकार, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनके बारे में डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे मैं बात करता हूँ क्या क्या हो सकता है, पुलिस प्रणाली है, पुलिस प्रणाली पुलिस सिस्टम है, इसमें इस पर आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लॉ एंड ऑर्डर पे मिल सकता है, कानून व्यवस्था पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, ठीक है, ये आपका ये सब उसमें मिलेगा आपको। अल्पसंख्यक, अंडर प्रिविलेज पे अल्पसंख्यकों पर प्रश्न बन सकता है, अल्पसंख्यक पे बन सकता है, ये सब पूरे जेंडर सेंसिटिविटी पे, लैंगिक समानता पे मिल सकता है, जेंडर सेंसिटिविटी, तो इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। इस सामान्य अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपको क्या निर्णय लेने की आपकी क्षमता क्या है, निर्णय क्षमता आप क्या डिसाइड करेंगे, इस पे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का एक पूरा का पूरा सेक्शन मेंटल एप्टीट्यूड है, जो मानसिक अभिरुचि है, मतलब आपके मनोविज्ञान, मतलब आपके मानसिक का परीक्षण किया जाएगा, मानसिक टेस्ट का परीक्षण होता है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसपे दिमाग पे आप जोर देंगे तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इंटेलिजेंस क्वांटिटी की बात करता हूँ, बुद्धि लब्धि का, तो दोनों मिला के एक ही चीज़ है रीजनिंग। इसमें जो कंटेंट है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये प्योर रीजनिंग ही है, कोडिंग प्लस डिकोडिंग हो गया। इसमें भी डायरेक्शन टेस्ट उन्होंने 2 बार लिख रखा है, मैथ्स वाले में भी, मेंटल एबिलिटी में भी डायरेक्शन टेस्ट नॉलेज की बात की है, इसमें भी डायरेक्शन टेस्ट की बात की है। तो ये प्योर रीजनिंग है, पूरा पूरा रीजनिंग का पोर्शन है। और वेन डायग्राम है, इसमें वेन डायग्राम है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं। और लेटर स्किल है, हाँ। उसके बाद सीरीज़ है, सीरीज़ भी है, सीरीज का एप्टीट्यूड भी है। तो पूरी पूरी रीजनिंग का कैलेंडर, एज पर बेस्ड क्वेश्चन, जो भी प्रश्न आते हैं रीजनिंग के पूरे कंप्लीट, ठीक है। नॉन वर्बल मेंटल एबिलिटी में हो जाएगा, और जितने भी वर्बल रीजनिंग है वो दोनों आईक्यू और रीजनिंग में आ जाएंगे। तो ये आपका रहा कंप्लीट सिलेबस। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कम समय में कैसे आपको तैयारी करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इस परीक्षा से पहले वाले पीरियड में मैं आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियो डेली अपलोड करके दूंगा, और परीक्षा से बहुत पहले आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा। तो इस चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दोस्तों तक शेयर करते रहिए। फ्री ऑफ कास्ट आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है मैथ्स और रीजनिंग की। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद।